बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32, इसका मई जून 2019 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। और पेपर 3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 1 और 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, आपको क्रैचेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा 2021, 2020 और 2019 फेब, मार्च और अक्टूबर, नवंबर, ये सारे सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आपको अगेन क्रैचेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, फोल्डर्स हैं बाकायदा, आप जाके देख सकते हैं इत्मीनान से। और ये बड़ा सफिशेंट मटेरियल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अकाउंट्स में दो ही चीज़ें होती हैं, आपके कंसेप्ट्स और आपकी प्रैक्टिस। कंसेप्ट्स अगर आपके बहुत अच्छे भी हैं एंड यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, देन टेक माय वर्ड्स, आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन के तो उसके अंदर फिर देन यू विल बी इन हॉट वाटर। और एग्ज़ाम के अंदर जो प्रैक्टिस जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बड़ा एडवांटेजेबल होगा, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस भी होगी। और अगर कंसेप्ट्स उनके नहीं भी हैं सही तो ग्रेजुअली कंसेप्ट्स जो हैं वो बिल्ड हो जाते हैं। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। So let's start from question number 3. The financial statements of W Limited for the year ended 31st December 2018 are ready to be audited. Are ready to be audited means that the year end has come and the company is going to finalize the financial statements. Auditors को बुला लिया है और ऑडिटर्स अब इसका ऑडिट करेंगे टू बी ऑडिटेड। नॉर्मली जितनी पब्लिक PLC जो आपकी W लिमिटेड जैसे ये कंपनी है, जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं और PLC जैसे होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, इन सब के लिए ऑडिट जो है वो कंपलसरी होता है कि ऑडिट्स होते हैं। और ऑडिट का एडवांटेज ये होता है कि जब ऑडिट एक थर्ड पार्टी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आप खुद बना रहे हैं, अब उसमें हैंगी पेंगी भी हो सकती है, हो सकता है आपने विंडो ड्रेसिंग की हो, लेकिन अगर ऑडिटर जब आता है तो वो एक इंडिपेंडेंट व्यू होता है, आपकी रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और उसमें अगर कोई एरर्स हैं, कोई फ्रॉड हैं तो वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं। तो ऑडिट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इवन ये कि अगर आप बैंक लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो बैंक भी आपसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब मांगेगा तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये हम देखते हैं क्या कहता है। द डायरेक्टर्स हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग एसेट्स बैलेंसेस फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है आपको, इन्वेंट्री दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल है, अदर रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। Included in property, plant and equipment was equipment with a carrying value of 140,000. What do you mean by carrying value? When we say carrying value, it means assets less accumulated depreciation, and the book value is called the carrying value, which you write in the financial statement of financial position. So the fair value of the equipment was 132,000. If the same equipment is going to be traded in the open market, you will be getting $132,000. And the value in use was $136,000. Value in use means कि जो present value है, whatever the asset is going to generate in future, revenue generation को, if we convert the whole revenue generated, which is created by this equipment, and we convert them into the present value by applying the capital budgeting concept, then whatever value comes is called the value in use. कि value in use का मकसद है कि जो भी आपने इस एसेट की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको अगर आप करंट प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करके जो वैल्यू लेकर आते हैं वो वैल्यू इन यूज़ कहलाती है। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम कंपेयर करते हैं, यानी फेयर वैल्यू को और वैल्यू इन यूज़ को जब हम कंपेयर करते हैं, तो इनमें से जो भी हायर वैल्यू होती है वो रिकवरेबल अमाउंट कहलाती है। रिकवरेबल अमाउंट, इस रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं जो कैरिंग वैल्यू होती है, और विच एवर इज़ लोअर, जो लोअर होती है उसको फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। IAS 36 में पहले भी पढ़ा चुका हूँ।
तो आप देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने पढ़ाया था। अगेन इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। वैल्यू इन यूज़ आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू इन यूज़ का मकसद क्या होता है, और वैल्यू इन यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो इक्विपमेंट है ये जो रेवेन्यू जनरेट करेगी उसको जब कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू में तो वैल्यू इन यूज़ कहलाती है। जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू को वैल्यू इन यूज़ के साथ जब कंपेयर करते हैं तो जो हायर वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं, रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं। और उस रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते हैं कैरिंग वैल्यू के साथ। जो लोअर होती है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो दिस इज द पॉइंट। द रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2018 वर $184,000. दिस इज आफ्टर डिडक्टिंग अ proposed फाइनल डिविडेंड ऑफ $12,000 कि इवन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नेक्स्ट ईयर में आपने प्रपोज किया है डिविडेंड। अब ये प्रपोज होने के बाद में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ये अप्रूव होगा, एजीएम होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें अप्रूवल होगी। उसके बाद ये डिविडेंड जो है वो फिर आप रिटेन अर्निंग से माइनस करते हैं। याद रखिएगा जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते हैं, उसको बल्कि डिस्क्लोज करते हैं कि ये डिविडेंड प्रपोज किया है। जब इसकी फाइनल अप्रूवल हो जाती है बोर्ड से और एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करते हैं तो उसके बाद में फिर ये डिविडेंड पे होता है। तो जब तक ये डिविडेंड पे नहीं होता उस वक्त तक सिर्फ इसको डिस्क्लोज करते हैं, इसको डिडक्ट नहीं करते। तो ये मिस्टेक है जो बेसिकली की है और डिडक्ट नहीं करना चाहिए था। दैट्स द पॉइंट। द डायरेक्टर्स हैड बजटेड टू इंकर 25,000 एडवर्टाइजिंग इन 2019 के अंदर ये इनकर करने के, इस वक्त हम बात कर रहे हैं 31 December 2018 की। 2019 के अंदर इनकर करेंगे एडवर्टीजमेंट को। अ प्रोविजन वाज मेड फॉर दिस एक्सपेंडिचर, एक प्रोविज़न इन्होंने इसका बना लिया। दैट्स अगेन इनकरेक्ट, क्योंकि प्रोविज़न जब आप बनाते हैं तो प्रोविज़न कोई ऐसी लाइबिलिटी जो पास्ट इवेंट से अराइज हो रही हो, यानी पास्ट में अगर आपने कोई काम किया है और वो लाइबिलिटी हो रही है। से फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ कर ली लेकिन आपने अभी तक जो है उसकी पेमेंट नहीं करी, आप प्रोविज़न क्रिएट कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट आपने कर दी लेकिन एडवर्टीजमेंट कंपनी को पेमेंट नहीं करी, तो पास्ट इवेंट था और लाइबिलिटी इनकर्ड हो गई पास्ट इवेंट की वजह से, तो फिर उसको इनकर्ड करते हैं। अगेन दैट इज़ इनकरेक्ट, इन्होंने प्रोविज़न गलत किया है, ये इनकरेक्ट किया है। दैट्स द पॉइंट। कहता है एक्सप्लेन वन बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का बेनिफिट मैंने आपको समझा दी है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि रिलायबिलिटी होती है और अल्लाह आपका भला करे क्या क्या होता है मैंने आपको बताया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। द इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है विच इंश्योर्स दैट दे आर फेयर एंड ट्रू, के ये फेयर एंड ट्रू हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। ये क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती है। हेल्प्स डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, एरर एंड फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट होते हैं, विच इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। रिप्रेजेंट एन इंडिपेंडेंट व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ थर्ड पार्टी हैज़ कम and they will audit the financial statements. They will be giving their independent opinion on it. That's one of the reason when you go for taking loan from the bank, they ask for the financial statements which are audited. So that's the point. Independent view of the financial statements which increases their reliability, credibility, error and fraud. Keep these keywords in your mind and then you will be able to write the correct answer. तो दैट्स द पॉइंट। उसके बाद हम आते हैं 3, ये कहता है हमसे एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स द पॉइंट द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर आइटम 1, 2 and 3 मेकिंग रेफरेंस टू द रिलेवेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला वाला जो स्टैंडर्ड है वो IAS 36 है। IAS 36 कहता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये इसका नाम है। सजेस्ट दैट एन इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी मेड, इम्पेयरमेंट लॉस विल बी रिकॉर्डेड इफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट्स इज मोर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट विच आई एक्सप्लेंड अर्लियर। कि रिकवरेबल अमाउंट से अगर कैरिंग वैल्यू आपकी ज़्यादा है, एक्सेस है, तो फिर इसका मकसद है जितने से वो एक्सेस है वो इम्पेयरमेंट लॉस आप रिकॉर्ड करेंगे। द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इक्विपमेंट इज़ $140,000। कैरिंग अमाउंट आपने देखा था $140,000 थी, विच इज़ मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ $136,000, जो $136,000 से ज़्यादा है। अब अगेन आई एम टू से फ्रॉम वेयर द $136,000
$100,000 हैज़ कम एंड रिकवरेबल अमाउंट हमने क्यों कह रहे हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि यू विल बी कंपेयरिंग द वैल्यू इन यूज विद द फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर इज कॉल्ड द रिकवरेबल अमाउंट. कीप इट इन योर माइंड. The higher of 132,000 fair value and 136,000 value in use. These two values are given in the question, value in use and fair value. You will compare them और उसमें से जो हायर होगा उसको रिकवरेबल अमाउंट कहेंगे. देन रिकवरेबल अमाउंट को आप कंपेयर करेंगे अपनी कैरिंग वैल्यू के साथ. तो कैरिंग वैल्यू 140,000 है, वेयर एज जो आपकी रिकवरेबल अमाउंट है 136,000 है. तो यू विल बी रिकॉर्डिंग द 400,000 impairment loss in the statement, in the financial statements. Impairment loss of 4,000 should be met. तो ये पहली एडजस्टमेंट हो गई. आइटम 2 IAS 10. IAS 10 आपको कहता है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के रिपोर्टिंग पीरियड के बाद जो इवेंट्स इनकर्ड हो रहे हैं. तो डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू अर्लियर you have proposed the dividend and the dividend will be approved first by the board of directors and then by the then in AGM, annual general meeting, by the shareholders. Then you will be able to pay the dividend to your shareholders. So definitely the reporting period is ended और इस reporting period में इसकी पेमेंट नहीं होगी तो is relevant. Events after the reporting period is relevant as a proposed dividend is a non-adjusting event. You won't be adjusting the retained earning by deducting it from the retained earning जो आपने अभी डिडक्ट किया है, जो मिस्टेक हुई है. In this case the proposed dividend is not a liability because liability has not incurred. You just have proposed it. तो लाइबिलिटी इनकर्ड नहीं हुई एट द ईयर एंड. ईयर एंड पे कोई लाइबिलिटी आपकी इनकर्ड नहीं हुई एंड विल बी डिस्क्लोज्ड एज ए नोट टू द अकाउंट्स. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखें नॉर्मली क्या क्या होता है. आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है आपकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपकी होती है, 3 हो गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है 4 हो गए, और नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं जहाँ आप डिस्क्लोज करते हैं मटीरियल इन्फॉर्मेशन को. तो नॉर्मली ये 5 चीज़ें मिला के स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं. एंड आई वुड रिकमेंड यू स्ट्रॉन्गली गो टू द स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट. आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं और डिफरेंट कंपनीज़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं अपलोडेड हैं. गो ओवर देयर एंड सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज़ एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार क्या क्या होता है इसके अंदर. और आपकी इस कोर्स में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और आगे भी आपको हेल्प करेगा. तीसरा जो एडवर्टाइजमेंट का इन्होंने प्रोविज़न जनरेट किया था, आई टोल्ड यू कि प्रोविज़न इज़ जनरेटेड फॉर द लाइबिलिटी विच इज़ इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द पास्ट इवेंट. अब ये तो एडवर्टीजमेंट ही जो है 2019 में इन्होंने बजट किया है तो वो इनकर्ड होगी नेक्स्ट ईयर के अंदर. तो ये प्रोविज़न गलत है. IAS 37 कहता है प्रोविज़न कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कंटिजेंट एसेट्स सजेस्ट. ये इसका नाम है बेसिकली IAS 37 का. प्रोविज़न कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ and contingent assets suggest that a provision is made only when there is a present obligation arising from past event. This is the most important part of this IAS and Financial Accounting Standard. Keep these words in your mind. A present obligation arising from a past event. Therefore, no provision is recognized for cost that will be incurred in future. In 2019 में incurred होने जा रहा है तो you won't be recording this as provision for the current year. तो these are the 3 IAS जो आपने देखे. IAS 36 आपने देखा, IAS 10 आपने देखा and IAS 37 आपने देखा. Keep them in your mind. The important thing which I told you about IAS 37, recoverable amount, value in use आपकी हो गई, fair value आपकी हो गई, carrying value. These are the 4 keywords. IAS 10 के अंदर आप याद रखिएगा इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स. इसमें ये IAS 10 आपको बताता है. तो हर वो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद अगर कोई चीज़ इनकर्ड होने जा रही है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट नॉर्मली उसे हम क्लासीफाई करते हैं. IAS 37 भी आपने देखा प्रोविज़न का कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम ए पास्ट इवेंट. जनाब ये आपका कंप्लीट हो गया. वी हैव फिनिश्ड इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. The following information is also available. A deposit of 3,000 had been paid to a supplier for goods to be delivered in April 2019. 2019 में एक डिपॉजिट हमने उसको दिया है. लाइक ये हमारा एसेट है और लाइबिलिटी. एसेट है, अदर रिसीवेबल है हमारा. हमने
एडवांस के अंदर सप्लायर को दे दिया उन गुड्स के लिए जो 2019 अप्रैल में आएंगी। दिस अमाउंट हैड बीन रिकॉर्डेड एज परचेज, आपने करंट ईयर की परचेज में इसको रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट कि परचेज में रिकॉर्ड नहीं होना था। परचेज का मकसद है आपने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया। कॉस्ट को बढ़ाने का मकसद है कि आपने अपनी इनकम को कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया आपने। और इनकम तो दी भी नहीं है, रिटर्न अर्निंग को डिक्रीज़ कर दिया, इनकम भी रिटर्न अर्निंग के अंदर जाती है। तो परचेज को रिकॉर्ड करने का मकसद कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट को बढ़ने का मकसद है इनकम कम हो गई, इनकम कम होने का मकसद है रिटर्न अर्निंग कम हो गई। गुड्स कॉस्टिंग $5,400 एंड विद सेल्स वैल्यू ऑफ $7,000 के $7,000 की इसकी सेल्स वैल्यू थी, वर सेंड टू ए कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस से कस्टमर को आपने भेजी थी कि सेल और रिटर्न बेसिस या तो वो सेल कर देगा या आपको वापस कर देगा। द डायरेक्टर्स हैड रिकॉर्डेड 7,000 एज ए सेल, डायरेक्टर ने इसको सेल की हैसियत से अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। एट 31 December 2018 द कस्टमर हैड नॉट डिसाइडेड वेदर टू बाय द गुड्स, कस्टमर ने अभी तक ये फैसला नहीं करा कि वो इन्हें खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। So what have you done? You have recorded the sales, which is again incorrect because the transaction is on the basis of sell or return. So definitely the sales will be reduced। और sales को ज़्यादा करने का मकसद ये कि आपने अपनी इनकम बढ़ा दी, रेवेन्यू बढ़ा दिया आपने। और रेवेन्यू बढ़ाने का मकसद क्या है कि रेवेन्यू बढ़ाने का मकसद है कि इनकम बढ़ गई आपकी, क्योंकि सेल्स में रिकॉर्ड किया। और एंडिंग इन्वेंट्री अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि सेल्स आपको कम करनी पड़ेगी जो आपने रिकॉर्ड करी है। और जो 5,400 इसकी कॉस्ट थी, ये एंडिंग इन्वेंट्री है। एंडिंग इन्वेंट्री का मकसद आप समझते हैं क्या होता है? ये परचेजेज है आपकी। इस परचेजेज में से फॉर एग्जांपल परचेजेज 50,000 की थी, इसमें से लेस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री 10,000, तो 50,000 में से लेस गए, ये 40,000 जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई आपके पास। अब अगर मैं 50,000 ये परचेजेस तो यही रखूँ, लेकिन ये इन्वेंट्री 10,000 एक्चुअली 15,000 थी, तो क्या होगा? अगर एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी आपकी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है इस एंडिंग इन्वेंट्री को जब मैं अपने पास रिकॉर्ड करूँगा तो एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ जाएगी आपकी। एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कम हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी। इसका मकसद है सेल्स जो 7,000 है इसकी वजह से इनकम आपकी कम होगी, और जो एंडिंग इन्वेंट्री है 5,400 इसकी वजह से इनकम आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी, कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम होने का मकसद है कि आपकी इनकम बढ़ गई। तो ये दो इफेक्ट आप जहन के अंदर रखें। आगे कहता है कैलकुलेट द रिवाइज रिटर्न अर्निंग्स एट 31 December 2018 यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको यूज़ करते हुए आपको रिवाइज रिटर्न अर्निंग बनानी है। और रिवाइज रिटर्न अर्निंग मेरे भाई कैसे बनाएंगे? रिटर्न अर्निंग का बैलेंस कितना दिया हुआ है वो देख लेते हैं। रिटर्न अर्निंग का बैलेंस ये 184,000 दिया हुआ है, तो 184,000 से शुरू कर दें। इसमें सबसे पहले तो इम्पेयरमेंट लॉस अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि 140,000 की कैरिंग वैल्यू थी, रिकवरेबल अमाउंट आपकी 136,000 थी। तो इम्पेयरमेंट लॉस आप बुक करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस का मकसद है इनकम कम हो गई, इनकम का मकसद है रिटेन अर्निंग कम हो गई, तो 4,000 से ये कम हो गई। प्रपोज डिविडेंड आपने रिटेन अर्निंग से माइनस किया था, जो इनकरेक्ट था उसको दोबारा प्लस कर लें, ये प्लस हो जाएगा। प्रोविज़न जो 25,000 का एडवर्टीजमेंट का था वो आपने माइनस कर दिया था, उसको फिर प्लस कर लें लाके, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का था, आपने गलती से माइनस किया था। डिपॉजिट को आपने परचेजेस लिख दिया था, कॉस्ट आपने बढ़ा दी थी, इनकम कम हो गई थी, तो डिपॉजिट इनकम दोबारा आप बढ़ा लें अपनी, क्योंकि वो कॉस्ट नहीं है, वो तो अदर रिसीवेबल था। इसी तरीके से सेल्स मैंने बताया था कि आपके सेल्स ने रेवेन्यू को बढ़ा दिया था, तो आप कम कर दें 7,000 से। और 5,400 जो इन्वेंट्री है एंडिंग इन्वेंट्री, जब वो बढ़ेगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसको प्लस कर दें। तो माइनस वालों को आप माइनस कर दें, और जो प्लस में पॉजिटिव के अंदर जो है उनको प्लस कर लें, नेगेटिव वालों को माइनस करें। तो रिवाइज रिटर्न अर्निंग आपके पास $218,400 की रिवाइज रिटर्न अर्निंग आपके पास आ गई। दैट्स द पॉइंट। जो सिंपल हैं, अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो यू विल बी एबल टू डू देम इजीली। डी में कहता है कैलकुलेट द करेक्टेड फिगर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स फॉर इंक्लूजन इन द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 December 2018। नाउ
you have to prepare the revised statement of financial position, corrected values, which will be recorded in the statement of financial position. So there are some adjustments we have seen कि एडजस्टमेंट होंगी लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो था इसमें से इम्पेयरमेंट लॉस विच वी हैव आई मीन उससे हमने पार्ट 1 में पढ़ा तो 682,000 का ये दिया हुआ है सवाल के अंदर आपको यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर 682,000 इसमें से इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो माइनस होगा तो 678,000 का आ गया। इन्वेंट्री आपको दी हुई है 94,200 की एंड यू विल इंक्लूड 504,000 जो सेल्स और रिटर्न बेसिस पे आपके पास आ गई है उसको प्लस कर लें तो ये इन्वेंट्री की फिगर आ गई। ट्रेड रिसीवेबल आपका दिया हुआ था 87,400 जो आपने रिसीवेबल में रिकॉर्ड किए थे, 7,000 जो आपने रिटर्न सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर थी तो वो आप दोबारा माइनस कर दें क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल को आपने डेबिट किया था अब तो आपकी ये रिवर्स हो रही है तो इसमें से 7,000 माइनस कर दें। डिपॉजिट जो था आपका अदर रिसीवेबल इन्होंने दिए हुए हैं 9,432 जो डिपॉजिट है वो एक्चुअली आपका रिसीवेबल था जो आपने कॉस्ट की हैसियत से रिकॉर्ड किया था तो इसको प्लस कर लें अदर रिसीवेबल के अंदर। ये आपके पास टोटल एसेट्स आ गए इन सबको प्लस कर लें 678,000 99,600 80,400 12,430 और आप कहेंगे 21,170 कहाँ से आया तो मेरे भाई ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसने दिया हुआ है आपको। जब आप इसे प्लस करेंगे तो टोटल एसेट्स आपके पास आ गए और उसने पूछा भी यही था आपसे सवाल के अंदर के टोटल एसेट्स बताएं। कैलकुलेट द करेक्टेड फिगर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स फॉर इंक्लूजिंग इन द रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये टोटल एसेट्स उसने आपसे मांगे 5 के अंदर। Additional information at the annual general meeting, some of the shareholders queries that the final dividend proposed by the directors was too low. Again, I have told you in the beginning, the proposed dividend will first be approved by the board of directors, then it will be approved by the shareholders in the annual general meeting. So when it was presented over there, some of the shareholders objected or rather make a query that final dividend, proposed dividend is too low. Is too low means they are much more interested in their dividend because what they get from the company is the dividend. This is their income, so they are much more concerned about it. Why the company is paying low dividend? This is one of the most, I mean to say, annual general meeting के अंदर most repeated questions which always come from the shareholders कि why the dividend is being paid too low. So advise the director whether or not they should increase the proposed dividend. Justify your answer by discussing benefits and drawbacks of your advice for both the company and the shareholders. Company और shareholders के लिए इसके आप बताएं कि क्या benefits हैं क्या वो हैं। तो एडवांटेजेस तो ये है कि डेफिनेटली अगर आप ज़्यादा डिविडेंड पे करते हैं तो लोगों को इंसेंटिव होता है, तो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन देयर कांस्टेंट इनकम would like to invest in the company. So they see here which companies pay the higher dividend or constant dividend, so they invest over there because they need income, regular income. तो वो एडवांटेज होता है। लेकिन जब आप हायर डिविडेंड देंगे तो शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो कॉस्टली हो जाएगा। तो देयर आर सम एडवांटेजेस फॉर द कंपनी। फिर डेफिनेटली आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्यूचर में आपको करने हैं, अगर डिविडेंड की फॉर्म में आप दे देते हैं पैसा तो फिर आप प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। तो यू हैव टू सी द कंपनी एज ए होल कि क्या एडवांटेजेबल है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स विल बी सेटिस्फाइड रिजल्टिंग इन देयर रिटेनिंग देयर शेयर्स के वो शेयर रिटेन करेंगे क्योंकि उनको हायर डिविडेंड मिलेगा। हायर डिविडेंड पॉलिसी में कन्वे ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू शेयर होल्डर्स लीडिंग टू ए पॉसिबल इंक्रीज इन शेयर वैल्यू। शेयर वैल्यू भी आपकी बढ़ जाएगी। इंक्रीज डिविडेंड में भी अल्टरनेटिव टू पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टर्स प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट फॉर ग्रोथ। तो मे बी अट्रैक्टिव टू पोटेंशियल न्यू इन्वेस्टर्स, वो भी आपके पास आएंगे। आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि कंपनी में भी शॉर्ट ऑफ कैश, कंपनी के पास कैश ही नहीं हो सकता। डायरेक्टर्स आर रिटर्निंग अर्निंग्स फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स। प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उसके लिए आप पैसा रख रहे हैं, तो अगर डिविडेंड दे देंगे तो वो प्रोजेक्ट्स कैसे करेंगे। हायर रिटर्न अर्निंग्स में लीड टू अ हायर शेयर वैल्यू इन द लॉन्ग टर्म। हायर शेयर वैल्यू आपकी हो जाएगी। Maybe directors want to keep their share value within a certain limit। तो अगर आप ये इसके आर्गूमेंट्स हैं, अब डिपेंड करता है कि सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास भी नहीं है।
अगर इन्फॉर्मेशन होती तो हम कह सकते थे बेहतर तौर पे कि यार फ्यूचर के ये प्रोजेक्ट्स बेहतर हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर दें, फ्यूचर में इनकम ज़्यादा होगी तो हम और ज़्यादा डिविडेंड दे देंगे। ये इसके आर्ग्यूमेंट्स थे और ये इसके बेनिफिट्स थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर एंड होता है। होप आपकी समझ में आया होगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।